कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। खुल गया तोप का मुख, बंदूकों ने अपना घूंघट खोला, बरसने लगे उपवन में प्रस्तुत युवक समूहों पर गोला। विप्लव की आंधी डोल चली, बढ़ चला प्रकोप प्रहारों का, उपवन में होने लगा नृत्य विकराल कृत्य अंगारों का। पर वीर सभी रिपुओं के भीषण वारों को झेलते रहे, पीछे न हटाया एक कदम अंगारों से खेलते रहे। युवकों ने हंस हंस कर शोणित होली छाती से लिपटा ली, वीरों ने गोली छाती से लिपटा ली। इन पंक्तियों को रचने वाले ओजस्वी अग्निधर्मा कवि और कोई नहीं, हिंदी काव्य मंचों का आधुनिक भूषण कहे जाने वाले कवि डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी थे। डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी निर्भीक साहित्यिकता और शैली ने उन्हें देश दुनिया से मिलने वाले अनेक अनेक सम्मानों, पुरस्कारों, उपाधियों, अलंकरणों का सच्चा हकदार बनाया। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्ण नाथ से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में अलीगंज नामक ग्राम में डॉक्टर अवस्थी का जन्म हुआ सन 1931 में। आपको घर में लाड़ से लल्लन जी कहा जाता था। डॉक्टर अवस्थी के शब्दों में, हमारे जन्म का वैसे तो तिथि जो अंकित है वो है 1 जनवरी 1931। अपने पिता माता का इकलौता बेटा था। हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित हजारीलाल जी अवस्थी वो बहुत साधारण एक प्राइमरी स्कूल में मुख्य अध्यापक थे। खेती भी घर में थी। पड़ोस के बनों के टुकड़े कभी कभी वो ले लेते थे और उसकी निकासी कराते थे। इस तरह से घर में बहुत सुख था। 6ठे दर्जे में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। 7वीं में हमारी माँ की भी मृत्यु हो गई। इसी समय हमारे मामा की भी मृत्यु हो गई जो हमारे आश्रय थे। बाबा की मृत्यु पहले हो चुकी थी। इस तरह से मैं निराश्रित होता चला गया। एक में वो नाना जी बचे जो चारों वेदों के विद्वान थे और अपने चारों तरफ बहुत प्रख्यात आयुर्वेद के आचार्य थे। गुरु जी ही सब उनको कहते थे। और लखनऊ जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, द्विवेदी जी वो उनके शिष्य थे। वो आते थे उनसे पूछने, तो उनको उनके मन में आ गया कि जब मामा की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को ही अब उनसे आगे बढ़ना है और इसको कवि बनाना है। तो वो हमारे निर्माण पर जुट गए नाना जी। अच्छा, मेरा विवाह 12 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। क्योंकि पिताजी की मृत्यु 6ठे में हुई तो माँ के 10 बच्चों में अकेले में जिंदा। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा विवाह देखना चाहती हूँ। हमने कहा मतलब जैसे तुम्हारी इच्छा। तो उन्होंने, वो हमें सब श्रवण कहते श्रवण रखा है। बृजेंद्र की प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा घर और स्थानीय पाठशाला अलीगंज में हुई। तत्पश्चात बृजेंद्र ने हिंदी में एमए किया तथा आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये हमारे ऊपर हमारी माँ की कृपा है जिन्होंने प्रारंभ में ही अमरकोश मुझे रटाया। उस समय तो एक बहुत ही बड़ी विचित्र घटना हुई। हमारे मामा की एक किताब आई जो हमारे आदि गुरु हैं सबसे पहले, स्वदेश जी। उनकी किताब एक तारिका छप कर आई। वो शाम को घर पहुँचे और लालटेन के प्रकाश में मैंने रात को उलट पुलट कर वो किताब देखी। अब वो बहुत प्रसिद्ध और बहुत सुकंठ कवि थे। तो बहुत से आदमी पूरे गांव के जुड़ गए। तो वो कविता सुनाने लगे, उसके आगे का मैं सुना देता था। तो उन्होंने कहा बेटा तुझे कितनी याद हो गई? हमने कहा मुझे पूरी किताब याद है। तो उन्होंने कहा ये सुनाओ ये सुनाओ। हमने वो सुनाना शुरू कर दिया। फल ये हुआ कि हमारे मामा जी जिद पर आ गए और मुझे अपने साथ लेकर लखीमपुर चले गए कि ये हमारे साथ रहेगा और पढ़ेगा। ये इसको इस गांव में रहने योग्य नहीं है। 10 बच्चों में अकेले में जीवित था। पिता माता दोनों रोवे लेकिन मामा नहीं माने। वो ज़बरदस्ती मुझे ले गए और मैं लखीमपुर पहुंच गया। ये सन 42 के पूर्व मैं छोटी छोटी कविताएं कुछ लिखता था। सब अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। उस समय मैं बच्चा ही था। तब तक सीतापुर में एक बड़ा भारी कांड हुआ। सीतापुर लाल बाग में
वहाँ बहुत से लोग युवक मारे गए, गोलियाँ चली, एक तोप भी एक तरफ लगा दी गई थी। तो वो हम वहाँ से हमारे भीतर न जाने कितनी ज्वाला फूट पड़ी। और वहाँ पर जो मैंने कविता उस समय लिखी, अंगारों का तांडव नर्तन विकराल मृत्यु हुंकार उठी, पत्ते पत्ते रेशे रेशे से जय जय एक पुकार उठी, मिल गया धूल में सब उपवन, खुल गया प्रलय का पट विशाल, शोणित प्लावित हो गई धरा सब लाल बाग की लाल लाल, मानव क्या वर्तमान युग में दानव की परिभाषा है, मानव मानव के लोहित का प्यासा है। डॉक्टर बृजेंद्र को काल कठिनाइयों की कसौटी पर कसता रहा, उनके जीवन में हाहाकार मचाता रहा। बृजेंद्र आहत हुए, हत नहीं, अवसादों अपमानों के खूंट पीते गए वे, किंतु अपने को बिखरने नहीं दिया। धीरे धीरे संघर्षों ने भी अवस्थी जी से संघर्ष करना छोड़ दिया। कठिनाइयों ने भी हार मान ली। समय धीरे धीरे अनुकूल होता गया। आज भी गूंजती है डॉक्टर अवस्थी की ओजस्वी वाणी हमारे कानों में। दुर्दैव अंधेरी रात किए जायों ही, दुर्दैव अंधेरी रात किए जायों ही, आघातों पर आघात किए जायों ही, इससे संकट का सरल भार होता है, इससे दुर्दिन से और प्यार होता है। सुख में मानव कर्तव्य भूल जाता है, तीखे त्रिशूल को मान फूल जाता है, ठोकरें प्रगति के पथ का वेग बढ़ाती, आंधियां श्वास के रथ का वेग बढ़ाती, जिसमें विस्मरण मरण सुख छल सपना है, जिसमें संस्मरण वर्ण दुख बसे अपना है। संवेद्य पाठ का शिक्षक तो दुख ही है, मानवता का भी रक्षक तो दुख ही है। जब रामकृष्ण ने भी मानव तन धारा, तो दुख ही उनको लगा धरा पर पैरा। ये तपस्वियों के उर का तप सक्षम है, यह वाल्मीकि की कविता का उद्गम है। दुख के साथी सच्चे साथी होते हैं, सुख के साथी कच्चे साथी होते हैं। इससे मेरे दुख रोम रोम में भर जा, सुख दुख का एकाकार हृदय में कर जा। मेरे प्राणों में जग के प्राण समाए, मेरी वाणी में जग के गान समाए। चींटी गज संवेदन संवेदन मेरा, हो जाए प्रिय दुख एक निवेदन मेरा। मुस्कानों का पतझड़ व्यर्थ होता है, उजड़ते चमन से प्यार व्यर्थ होता है। मुझको दुख का मधुमास बहुत प्यारा है, जो इस पतझड़ से दूर हरा न्यारा है। ओ मेरी मधुरत तुझको शाश्वत पाऊं, कोकिन बनकर कणकण को गीत सुनाऊं। तब पवन हंस अलिधावन बन जाएंगे, बन मेघ दूत संदेशे पहुंचाएंगे। और जब खूंटी निकले हार, मुझे वह दुख दो, मेरी जय का आधार मुझे वह दुख दो। ओ काल चुनौती अब तुझको देता हूँ, अपने कर में पतवार आप लेता हूँ। कर मात मुझे तो जानूं, दे वज्रों के आघात मुझे तो जानूं। मैं देख रहा अब तेरा यतुलित बल हूँ, सिर कफन बंधा निशस्त्र खड़ा अविचल हूँ। अपने तीरों से तू ही आहत होगा, मेरे जय का निनाद अव्याहत होगा। इसलिए तुझसे नहीं डरूंगा, ओ काल अडिग रहे तुझसे युद्ध करूंगा। संघर्षों में पलते बढ़ते बृजेंद्र दृढ़ता से अवरोधों के कारण गढ़ते, नित नूतन प्रतिमान गढ़ते और सफलता के सोपान चढ़ते चले गए। डॉक्टर अवस्थी के शब्दों में, क्योंकि जिसका लक्ष्य छोटा होता है उसकी मंजिल भी छोटी होती है। और हमारे सामने वाल्मीकि, तुलसी, कालिदास, ये सब हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं। अगर प्रज्ञा कार्य करती रहे तो फिर निश्चय ही अंतरधारा से जिनका टूट गया प्रवाह, अब स्वर से स्वर तक जिनका काव्य आ गया है, और मेधा प्रज्ञा के अजर अमर मंच से उतर अब उदर कमर तक जिनका काव्य आ गया है। मैंने जीवन में एक आदर्श लिया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम दूसरे को उसकी वरीयता मानेंगे, देंगे, तो वो हमारी वरीयता स्वीकार करेगा। डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी ने अपने जीवन काल में 2.5 दर्जन पुस्तक प्रसून माँ वाग्देवी के पूज्य पद कमलों में निवेदित किए हैं। उनकी मुक्त रचनाएं जहाँ प्रबंधात्मकता का सम्मान है, वहीं उनकी प्रबंध रचनाएं मौक्तिकता का आख्यान है। हर महीने में एक पुस्तक आने का हमारा अनुष्ठान है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, निज कवित्व के लागननी का सरस होए अथवा अति फीका। तापसी अगर भक्ति का दिव्य काव्य है तो मनोरमा करुण रस का हमारी पत्नी की मृत्यु पर लिखा हुआ पूरा काव्य है। जवानों जिंदाबाद कारगिल के युद्ध की रचना है, और कुछ पन्ने इतिहास के, ये सब राष्ट्र को अर्पित हैं। सच्चाई यह है कि ऐसी मेरे कोई ग्रंथ या कोई कविता नहीं है जिसमें राष्ट्रार्चन न हो। प्रत्येक स्थान पर मैंने ये ध्यान रखा है कि यह हमें राष्ट्र का वंदन करना है, और राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो कुछ भी हो सके वो मुझे जीवन में करना है। मैं सबसे अधिक आवश्यक मानता हूँ चरित्र। मैं तो बार बार कहता हूँ, उस देश का स्वराज्य भी नहीं पवित्र है जिस देश का नहीं कोई अपना चरित्र है। जब तक यहाँ चरित्र का निर्माण न होगा तब तक हमारे राष्ट्र का कल्याण न होगा।
हम केवल कपोल कल्पना के लिए कविता नहीं करते, कला के लिए करते हैं, लेकिन कला आदर्श भी होनी चाहिए। तो मेरे इन ग्रंथों में जीवन को शिक्षा देने का एक बड़ा भारी महत्व है। जो दूसरी किताब मानवार्चन, उसमें राष्ट्रार्चन से लेकर विश्व के मानव के अर्चन तक मेरी कविता गई है। और उस अर्चन में भी मैंने चरित्र को महत्व दिया है, प्रकृति को महत्व दिया है, कण कण की वंदना की है, पूजा की है। वहाँ पर्वत पर्वत नहीं है, देवता हैं। वहाँ धरती धरती नहीं है, माँ है। वहाँ नदियाँ नदियाँ नहीं हैं, माताएं हैं। हर तरफ एक ऐसा रूप दिखाई देता है जो कि मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। काव्य रसिकों के जनमन के रजिस्टर में अब कौन कवि नाम अपना लिखाएगा? अब कौन कवि इस तरह ये सोया देश जागरण वाला शंख फूंक के जगाएगा। चेतना की भावना की लौ न मंद होने दे जो, अब कौन ऐसा दिव्य दीपक जलाएगा। महाकवि डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी जी जैसा न तो कोई आया है और न ही कोई आएगा। समीक्षक एवं डॉक्टर अवस्थी के शिष्य डॉक्टर राम बहादुर व्यथित। श्रद्धेय डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी संपूर्ण राष्ट्र का गौरव थे। बदायूं की धरती पर उगा हुआ ऐसा सूर्य जिसने हिंदी काव्य के क्षितिज को देदीप्यमान करा और बदायूं की वाणी को शिखर पर पहुंचाया। माता सरस्वती के ऐसे वरद पुत्र थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त किया। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उनको मानद सदस्यता वहां की प्रदान की। यूनेस्को में पहुंचे, 3 बार उन्होंने विदेश यात्रा की और माँ भारती का परचम फहराया। उनके शिष्य, उनके भक्त ऐसे थे जो उनके चरणों में लौटते थे। अनेक बार कवि सम्मेलनों में मैं उनके साथ गया और देखा कि बड़े बड़े शिखरस्थ कवि उनके चरणों की रज पाने को कैसे लालायित रहते थे। उन्होंने पौराणिक इतिवृत्त को लेकर जितने भी स्वातंत्र सूर्य शिवा महाकाव्य हो, चाहे महावीर बजरंगबली महाकाव्य हो, जितने भी उन्होंने महाकाव्य लिखे, उन महाकाव्यों का इतिवृत्त पौराणिक है। पुराणों के गर्भ में जो तथ्य छिपे हुए हैं उनके वे मर्मज्ञ थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव, भारतीय सभ्यता का परचम संपूर्ण देश में ही नहीं विदेशों में लहराया। वे भारतीय संस्कृति के गौरव गाथा के अमर प्रस्तोता थे और ओज के शीर्षस्थ कवियों में उनकी गणना थी। वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संचालक थे, अपने समय के शीर्षस्थ ओज के शीर्ष कवि थे और जिनको हम बहुत बड़े कवियों के रूप में गिनते हैं। ऐसे डॉक्टर उर्मलेश, ऐसे हुल्लड़ मुरादाबादी जैसे कवियों का उन्होंने, जैसे बचपन से कोई उसको बड़ा करता है, जैसे कोई कुंभकार अपने घट को निर्माण करता है, इस तरह से उन्होंने ऐसे महान कवियों की रचना की। पारस भ्रमर जैसे कवि उनके चरणों में लौटते थे। मैंने वो दृश्य देखा है। उनका जो साहित्य है, 3 महाकाव्य सहित जो 26 ग्रंथों की उन्होंने रचना की, वे ग्रंथ केवल ग्रंथ नहीं है, पुस्तकें नहीं है, भारतीय संस्कृति का उनमें मर्म है। भारतीय सभ्यता और हमारे भारत का गौरव उनमें छिपा हुआ है। डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी प्रबंध काव्य रचने में जितने सिद्ध हस्त हैं, उतने ही श्रेष्ठ इतिहास शोधक भी। आपके प्रबंध काव्य मात्र इतिवृत्त न होकर समाज को दिशा निर्देश देने वाले भी हैं। आपकी कुछ प्रमुख रचनाओं में धन्य साध्वी सीते, उत्तर महाभारत, सिंहगढ़ विजय, भगवान परशुराम, पन्ने कुछ इतिहास के, अब तुम्हारे बिना, ब्रजरंजना, मानवार्चन, पौरुष की ललकार, उल्टी गंगा, साबरमती की अग्नि परीक्षा, आदि शंकराचार्य और मंदिर की सीढ़ियां हैं। भगवान परशुराम महाकाव्य में राष्ट्रीय समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने कहा है, आज दैत्य दानव असुर उग्रवादी बने, उन्हें नष्ट करने का उपचार चाहिए। देशद्रोही देशघात का विचार पालते जो, ध्वस्त कर देने वह कुविचार चाहिए। नायक का रूप ले बने जो खलनायक हैं, करने कुकृत्य उनके भी क्षार चाहिए। शांति का सुधार ना सुधार उन्हें सकता है, उनको परशुराम का कुठार चाहिए। डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी को जो पहचान मिली, जो भी सम्मान मिला, उसका केवल मूलभूत कारक है मंच। जेपी आंदोलन से लेकर कारगिल युद्ध तक और हरित क्रांति से लेकर संचार क्रांति तक डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी अपनी मस्तिष्क झंझनाने वाली रचनाओं के साथ हमेशा दिखते हैं। कारगिल युद्ध काल की एक कविता डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी के काव्य रस को प्रकट करती है कुछ ऐसे।
युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा, वहां शत्रुओं का बुरा हाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल शाल वाले गोटे की कसम मुझे, जननी का सुयश विशाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर का उर से न दूर प्रिय ख्याल कर दूंगा मैं। और बर्फ ढकी चोटियों को तेरी लाल चूनर सा शत्रु के लहू से लाल लाल कर दूंगा मैं। ऐसी कविताएं पाठक और श्रोता की साधारणीकरण की प्रक्रिया को इतने जबरदस्त तरीके से उद्दीप्त और उत्तेजित करती है कि रोम रोम फड़कने लगता है। ऐसी कविताओं से डॉक्टर अवस्थी विशुद्ध वीर कवि के रूप में सामने आते हैं। उनकी रचनाओं, उनकी सृजनात्मक शैली का जिक्र करते गीतकार श्री किशन सरोज। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी वीर रस के एक बहुत बहुत बड़े कवियों में उनकी गिनती होती है। जो देश के 2-3 कवि वीर रस के लिए जाए तो उनमें हमारे अवस्थी जी भी एक हैं। मेरा उनका बहुत साथ रहा है और जैसे एक नहीं बहुत सारे कवि सम्मेलनों में, और जिस समय वो थे उस समय संयोग की बात थी कि अंतिम वर्षों में तो संभवतः उनके बराबर वीर रस का फिर कोई और कवि नहीं था। थे लेकिन वो उस रूप में नहीं थे, वो मंच पर भी उतने ही प्रसिद्ध थे। और बल्कि मुझे दूसरी तरह से कहना चाहिए कि ब्रजेंद्र अवस्थी जी उस समय जो कविताएं होती थीं, चाहे वो ब्रजेंद्र अवस्थी जी हों या कोई भी मंच का कवि हो, वो वही रचनाएं पढ़ता था जो साहित्य में जिनका मान सम्मान होता था, जिन रचनाओं का जिनकी गिनती होती थी। तो उनकी जाने से भी हमारे हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी क्षति हुई है। बहुत बड़े विद्वान तो थे ही वो, लेकिन कविता वीर रस की, यद्यपि मैं एक बात बताऊं कि शुरू में उन्होंने भी श्रृंगार रस की बहुत कविताएं लिखी थी। उनके जाने से साहित्य में बहुत हानि हुई है साहित्य को। उमंग पर तुरंग था, तरंग पर तुरंग था, नवीन ढंग ले अनूप रंग पर तुरंग था, छलांग मार मार अंग अंग पर तुरंग था, मतंग पर तरंग था, तरंग पर तुरंग था। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी मूलतः वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि वे और रसों के साथ न्याय नहीं कर पाए। उन्होंने जिस रस में लिखा उसे चरमोत्कर्ष प्रदान किया। भक्ति माधुरी के अनेक चित्र डॉक्टर अवस्थी के साहित्य को सत्संग परिसर में तब्दील करते हैं। मीरा घोल रही थी मधुर स्वर माधुरी सी, अधरों में कोई मधुरस घोल रहा था। मीरा खोल रही थी जगत के नयन पट, ऐसा कोई अंतर के पट खोल रहा था। मीरा डोल रही थी जिसे स्वयं हेरती सी, वह मीरा के ही संग संग डोल रहा था। और मीरा बोल रही थी महावन में शाम शाम, सारा वृंदावन मीरा मीरा बोल रहा था। सारा वृंदावन मीरा मीरा बोल रहा था। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी ने हिंदी विषय के प्रवक्ता, हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा प्राध्यापक के रूप में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अपना योगदान दिया। अपने प्राध्यापकीय जीवन में आपने लगभग 2 दर्जन शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। आपके अनेक शिष्य आज लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि हैं। उन्हीं में से एक श्री कुलदीप अंगार। लगता है कि अब बदायूं में कुछ रहा नहीं गुरुदेव के जाने के बाद। कोई साहित्य का ऐसा पुरोधा जो हम साहित्यकारों को समझा सके, कविता की तमीज हम सब लोगों को बताए, और कविता के संबंध में कविता का व्याकरण है, विषय हैं, और उस विषय को कैसे प्रतिपादित करना है ये वो बखूबी जानते थे और उसके संबंध में बताते थे। हम कितनी भी बढ़िया कविता लिख के लाते थे और अन्य लोगों को भी सुना के आते थे कि आज हमने बहुत बढ़िया कविता लिखी है। अन्य लोग तारीफ करते थे, लेकिन जब गुरुदेव को आके कविता सुनाते थे तो वो कहते थे क्या लिख दिया। और फिर जब वो दोबारा बताते थे उस विषय के लिए तो फिर ये लगता था कि हाँ, वास्तव में हमने कुछ नहीं लिखा है, ये विषय बहुत आगे तक लिखा जा सकता था। उनकी कविता लेखन की जो शैली थी, वह पहले दिमाग में अपनी पूरी कविता लिख लेते थे, कागज पर कविता बाद में उतरती थी। जो भी बोलना शुरू करते थे वो काव्यमय ही होता था गुरुदेव का। जब छत्रपति शिवाजी महाकाव्य गुरुदेव लिख रहे थे, ये दृश्य मैंने देखा है। इसी मकान में, इसी कोठी में वो बैठते थे अंदर खाने की मेज पर, एक हाथ में गद्य की किताब होती थी और एक हाथ में पेन होता था। उधर गद्य पढ़ते थे और पद्य लिखते थे। ये प्रतिभा मैंने आज तक किसी कवि की नहीं देखी। उनका सुकाव्य कोरी कल्पना का वेग नहीं, बह वेदों की पुराणों की कहानी बोलते। उनका सुकाव्य कोरी कल्पना का वेग नहीं, बह वेदों की पुराणों की कहानी बोलते।
और कभी भक्ति की लहर लहराती मानस, तो कभी वीर रस सिंधु की जवानी बोलते। कि बानी पानीदार कवियों का लेकर के तीखा जल, कैसा रहा उन कवियों में पानी बोलते। और आज कवि लोग मिमियाते हुए दिखते हैं, बह शेरवानी धार शेरवानी बोलते, बह शेरवानी धार शेरवानी बोलते। वह शेरवानी और चूड़ीदार पजामा उनका प्रिय परिधान था, और ग्रीष्म में वह धोती कुर्ता और सदरी विशेष रूप से उनका परिधान रहता था। मस्तक पर तिलक भी लगाते थे, आस्था का जो प्रतीक था। और मेरे लिए तो वह अपना पुत्र ही मानते थे। मैं 17 वर्ष उनके साथ में रहा, और अंतिम क्षणों में भी मैं उनके इस साथ में रहने का मुझको सौभाग्य मिला। ये मेरा सौभाग्य है, और मैं तो कहता हूँ ऐसा व्यक्तित्व तो इस धरती पर शायद ही कभी पुनर्जन्म लेकर आए, जैसा व्यक्तित्व राष्ट्र कवि डॉक्टर ब्रजेंद्र जी अवस्थी, मेरे गुरुप्रवर। और मेरे यज्ञोपवी संस्कार में उन्होंने मुझको गुरु मंत्र भी दिया था, मैंने उनसे ही गुरु मंत्र लिया था, इसलिए वास्तव में वो मेरे परम प्रिय गुरुदेव। यद्यपि किसी कवि का सबसे बड़ा सम्मान होता है उसे जनता द्वारा जन कवि के रूप में स्वीकारा जाना, उसका राष्ट्र कवि होना, उसका महाकवि और एक संवेदनशील दिलदार इंसान होना, तो भी कुछ विशिष्ट सम्मान डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी के संबंध में उल्लेख्य हैं। राष्ट्र रत्न पुरस्कार, लोक नायक पुरस्कार, निराला सम्मान, कीर्तिमान सम्मान, कवि केसरी सम्मान, ब्रह्म कीर्ति सम्मान, मानस मंच पुरस्कार, मानद नागरिकता बाल्टीमोर अमेरिका की, वीर रस शिरोमणि एवं स्वर्ण पत्र अभिनंदन, वीरांगना अवंतीबाई लोधी पुरस्कार यश भारती, लगभग 500 अभिनंदन उनके हुए। डॉक्टर अवस्थी के पारिवारिक जीवन के बारे में बताती उनकी पुत्रवधू अर्चना अवस्थी। एक मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मेरा उनसे नाता जुड़ा, उनके परिवार से, और उन्होंने कभी भी एक पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। ससुर के रूप में भी वो एक पिता के रूप में ही हमारे सामने रहे। और चूंकि घर में माता जी थी नहीं तो मैं बड़ी बहू थी, तो उन्होंने बड़ी बहू का मुझे भरपूर सम्मान दिया। घर में हमेशा अतिथि आते रहते थे उनके समय, और हमेशा स्त्रियाँ हैं कभी कभी थक जाती हैं, तो कभी भी अगर थोड़ा सा भी मन खराब होता था तो हमेशा यही कहा करते थे, बेटा बड़े सौभाग्य से दरवाजे पे अतिथि आता है। तो उनकी ये बातें अभी भी मुझे हमेशा याद आती हैं, और घर बड़ा सूना सूना लगता है उनके बिना। वैसी भीड़ भाड़ तो अब घर में होना मुश्किल ही है, पर वो कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आपका स्मरण करते हुए आपके सुपुत्र राजीव अवस्थी। पूजनीय पिता श्री डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति बड़े समर्थित व्यक्तित्व थे। उन्होंने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे। एक बार लखनऊ में कोई आशु कवि सम्मेलन था, टॉपिक दिया जाता था, शून्य पर टॉपिक दिया गया। उन आशु कवि महोदय ने जो रचना उस समय सुनाई, लगभग पौन घंटे तक वो आशु कवित्व करते रहे। उसके बाद संचालक महोदय ने बोले कि अब मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी को बुला रहा हूँ। बोले कि मैंने माँ सरस्वती का स्मरण किया और काव्य पाठ करने लगा। जो जो आदरणीय ने शून्य पे चीज़ें कही थी उनको छोड़ करके मैंने 1.5 घंटे तक, वो जो आशु कवि तहसीलदार साहब थे वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी मालाएं और सब मालाएं मुझे पहना दी और कहा, असली आशु कवि तो आप ही हैं, मैं आशु कवि नहीं हूँ। ये उनका बोले, इससे मुझे बड़ा उत्साह मिला। तो उनका तो इतना अपार प्यार था सबके परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने मित्रों के प्रति हर जगह, कि उसका तो वर्णन करना अत्यधिक दुर्लभ है। अभी पिताजी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लगभग 50 वर्षों तक उनके संपर्क में रहे, और यहाँ तक कि लाल किले में कवि सम्मेलन में पिताजी और अटल जी हुआ करते थे। स्वातंत्र सूर्य शिवा का विमोचन आदरणीय अटल जी से ही पिताजी ने कराया, क्योंकि अटल जी बहुत घनिष्ठ मित्र थे बहुत पहले से। आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, हम उनके आवास पर पहुँचे गाड़ी से, अटल जी बाहर ही बरामदे में खड़े हुए थे। एकदम से उन्होंने पिताजी का स्वागत किया और एकदम चिपट गए, बोले आओ भैया आओ, एकदम करके अपने हाल में ले गए। कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा सर आपको चलना है। बोले अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरा परिवार आया है। उन्होंने सब कार्यक्रम छोड़ दिए। जो बातें पिताजी ने भी नहीं हमें कभी बताई थी वो अटल जी निरंतर वहाँ पर बताते रहे और बड़ा मुस्कुराते रहे। ये सब पिताजी की कृपा का फल है। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी के विषय में बताते हुए उनकी पुत्रवधू
डॉक्टर निशी अवस्थी। वैसे तो जीवन बगिया में भांति भांति के सुमन खिले, लेकिन पुण्यों के प्रताप से मुझको मेरे ससुर मिले, जिनकी यश की सुरभित गंधें आज भी मन निर्मल कर जाती हैं। विश्व पूज्य चरणों के प्रति निष्ठा भी भर भर जाती हैं। सचमुच में कभी सोचती हूँ तो अंदर तक हिल जाते हैं, हृदय भावों से द्रवित होने लगता है। कभी भी कहीं पर भी कोई परेशानी आई, मनोबल गिरने नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ी उनकी विशेषता मुझे ये लगती थी कि पूरे दिन में कहीं भी वो बाहर से आए, कभी सम्मेलन करके आए, कोई भी उनसे मिलने आया, हमेशा वो उसी प्रेम से उससे मिले। और कभी कभी हम लोग ऐसा भी होता था, पापा थके हुए आते थे पिताजी और आराम कर रहे होते थे, उस समय कोई उनसे मिलने आता था तो कई एक बार ऐसा हुआ कि उनको देखते हुए हम लोगों ने मना किया कि नहीं पिताजी सो रहे हैं, तो उन्होंने उठकर यही कहा, नहीं बहुत दूर से व्यक्ति आया है, कितने अरमान लेके आता है और तुमने हमें क्यों नहीं उठाया। तो इतनी अमूल्य निधि थे जिनको इस समय ना पाकर हर पल ये कसक महसूस होती रहती है कि पिताजी कहीं से आ जाते या हमने उनसे कुछ चीज़ें ग्रहण नहीं की, उसको अवॉइड करते रहे, तो क्यों ऐसा किया। अद्भुत काव्य प्रयोग कवि को अनूठा सिद्ध करते हैं। डॉक्टर अवस्थी ने हिंदी की खड़ी बोली के अलावा ब्रज भाषा और अवधी भाषा में काव्य सृजन किया है। ये ब्रज अवधी कविताएं डॉक्टर अवस्थी की लोक व्यवहारिकता और बहुज्ञता को प्रमाणित करती हैं। कभी कभी ये लगता है कि शास्त्रीय मान्यताएं यदि कल किसी और रस की, परसों किसी और रस की, तरसों किसी और रस की स्थायी स्वीकृति साहित्य संसार को देंगी, तो उन रसों की खोज भी सहजतापूर्वक डॉक्टर अवस्थी के इसी साहित्य में सुलभ होगी। कुल मिलाकर डॉक्टर अवस्थी का काव्य कोश वाग विलास नहीं, उनका कवि कर्म काव्य के कलेवर की कृत्रिमता के कवच को काटकर कल्पना की कोरी उड़ान भरने वालों के कर्मों कथनों को असंगत ठहराकर ही राहत पाता है। प्रसिद्ध कवि मक्खन मुरादाबादी कहते हैं, उनकी विनम्रता जीने योग्य बनाती है आदमी को। उनकी रचनाएं अपने आप में उस पीढ़ी की, उस रस की रचनाओं में बिल्कुल अलग रचनाएं थी। वे रचना धर्मिता के जितने धनी और संपन्न व्यक्ति थे, इतने धनी और संपन्न व्यक्ति बहुत कम होते हैं। माँ सरस्वती का पूरा वरदान प्राप्त था उन्हें। आशु कविता उनके मुख से ऐसे निकलती थी जैसे पहले से तैयार कविता निकल रही हो, किसी भी विषय पर, किसी भी समय। और मंचों का संचालन करते हुए वो लोगों को ऐसा बांध देते थे कि आज तक याद है, लोग जब वापस होते थे सड़कों पर सुनने के बाद, अवस्थी अवस्थी कहते हुए सुन जाते थे। बहुत बार मैंने सुना है। हिंदी जगत में डॉक्टर अवस्थी को जितना सम्मान मिला, उर्दू अदब में भी उनको वैसा ही सम्मान प्राप्त हुआ। बदायूं के शायर डॉक्टर मसर्रतुल्लाह खां कहते हैं, डॉक्टर अवस्थी जी ने हिंदी साहित्य में बदायूं को एक नया आयाम दिया और नई अंदाज से बदायूं को मुतारुफ कराया। आज भी उनका कलाम हिंदी के कोर्स में मौजूद है। देखा जाए तो अपनी भाषा संस्कृति के उपहार अवस्थी जी हैं, भारत और भारती के श्रृंगार अवस्थी जी हैं, राष्ट्रीयता के ज्वलंत आधार अवस्थी जी हैं, चंद और भूषण के युग अवतार अवस्थी जी हैं। अपने महाकाव्य आदि शंकराचार्य के लोकार्पण के अवसर पर वर्षों बाद 1 जनवरी 2007 को डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी अपने गांव अलीगंज आए, जहां कड़कड़ाती ठंड की दुष्प्रभावी तासीर ने उन्हें अस्वस्थ कर दिया और बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर ये सरस्वती पुत्र गोलोकवासी हो गया। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी का व्यक्तित्व और कृतित्व सागर सा अटल और हिमालय सा विशाल है। वे नव प्रतिभाओं के सदा पृष्ठ पोषक रहे। सार्वजनिक काव्य मंचों के वो जनप्रिय रचनाकार तो थे ही, साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी के भी वो चहेते कवि थे। आकाशवाणी के रामपुर केंद्र के अनेक कार्यक्रम उनकी गरिमामय ओजस्वी उपस्थिति के साक्षी रहे हैं। उनके निधन से साहित्य क्षेत्र में बने निर्वाती क्षेत्र को भरना असंभव सा है, लेकिन उनका जीवन, उनका साहित्य और उनका संदेश आगत पीढ़ियों के लिए सदा प्रकाश स्तंभ का कार्य करता रहेगा। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। लिखने में हिचकिचाएंगे जिस दिन भी हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए,
कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए।